जय हिंद साथियों, आज के इस खास एपिसोड में आपकी मुलाकात होने जा रही है 4 दशकों तक माँ भारती की सेवा करने वाले स्ट्रैटेजिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, ब्लू स्टार ऑपरेशन में एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित और अग्निपथ के प्रबल समर्थक मेजर जनरल रवि कुमार चौधरी, सेवानिवृत्त। सर, आपका सैनिक वेलफेयर न्यूज़ के मंच पर मैं अपने 16 लाख प्लस व्यूवर्स और अपनी पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए जो आपने ये एक चैनल शुरू किया है उनके इन्फॉर्मेशन के लिए ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर, सेना में सोल्जरिंग, इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ये सब आपने अनुभव किया है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये सारी तो सोल्जरिंग से शुरू होती है। हम लोग आए थे एनडीए में सोल्जर बनने। उसके बाद जिस तरह से आपके अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जिस तरह का एक्सपोजर होता है, जिस तरह की अपनी पर्सनालिटी होती है और एक्सपोजर से पर्सनालिटी बढ़ती है या होराइज़न बढ़ता है, उसी हिसाब से लोगों का अपना डेवलपमेंट होता है। 2 चीज़ें जो मैं पॉइंट आउट करूँगा, जो मैं समझता हूँ जिसने मुझे इस दौरान मदद की, एक तो ये कि विलिंगनेस टू लर्न, और दूसरा था द विल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। मैं समझता था कोई भी प्रॉब्लम जो मुझे दिखती है वो मेरी है। उससे मेंटल ट्रेनिंग अच्छी होती गई, और जब आप किसी चीज़ को, प्रॉब्लम को सिर्फ आप बयान करना नहीं, उसको सॉल्व करना चाहते हो, तो उसके बारे में आप नॉलेज भी गेन करते हो। और इस तरह से नॉलेज गेन करते करते आदमी का होराइज़न बढ़ता है, अपना एक्सपोजर बढ़ता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और मेंटल ट्रेनिंग होती रहती है। शुरू में जैसे आपने कहा मैं ब्लू स्टार में था, फिर हम लोग बीटेक और एमटेक करने गए। एमटेक मैंने आईआईटी खड़गपुर से किया, वहाँ पे एक अलग एक्सपोजर था। उसके बाद फिर मैं स्टाफ कॉलेज भी गया, वहाँ पे हायर लेवल ऑपरेशंस की पढ़ाई हुई, वहाँ पे मैं इंस्ट्रक्टर भी रहा। उसके बीच में मैं जब अरुण सिंह कमेटी जो टास्क फोर्स बनी, मैं सौभाग्य से डिफेंस प्लानिंग स्टाफ में पोस्टेड था और उसका सेक्रेटेरिएट मुझे हैंडल करने का जो मौका मिला, दैट वाज एन इमेंस लर्निंग। और बाद के भी जो एक्सपोजर हुए, फिर एनटीआरओ, तो ये थ्रेड हमेशा बेसिकली इट वाज ऑल अबाउट सोल्जरिंग, बट सोल्जरिंग के भी आयाम बदलते रहे हैं और इसलिए हमारी भी लर्निंग उसी हिसाब से अडेप्ट होती रहती है। तो सर, अब मैं जानना चाहूँगा, ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जिसने आपको ट्रेडिशनल सोल्जरिंग से इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरफ मोड़ दिया? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये इसका जवाब मैं इसलिए दूंगा क्योंकि मुझे बिल्कुल याद है। मैं जब स्टाफ कॉलेज में गया था, उन दिनों मैं 96 में स्टाफ कॉलेज गया था जी। उससे थोड़े ही दिन पहले एल्विन टॉफलर की बहुत अच्छी किताब आई थी, वॉर एंड एंटी वॉर, जिसमें पहली बार उन्होंने इंफॉर्मेशन एज वॉरफेयर की बात की थी और वो मुझे मेरे दिमाग में बस गई। वो जो लाइन उनकी लिखी थी, सिविलाइजेशंस मेक वॉर एज दे मेक मनी, और उन्होंने कहा था कि लिथैलिटी, रेंज और स्पीड हैव रीच्ड देयर मैक्सिमम लिमिट्स और अभी इंफॉर्मेशन सुपीरियॉरिटी की बात होगी। ये बातें मेरे दिमाग में बैठ गई थी। और उसके बाद फिर जब मैं स्टाफ कॉलेज के बाद कुछ दिनों के बाद दिल्ली आया, 1998 में बिल गेट्स की एक किताब आई थी, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट। उसको जब मैंने पढ़ा तो उसकी एक लाइन थी, उन्होंने डिजिटल नर्वस सिस्टम के बारे में बात की थी और कहा था कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में डिजिटल नर्वस सिस्टम हो तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी कैसी बढ़ती है। जब मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया कि डिजिटल नर्वस सिस्टम और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आफ्टर ऑल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए रिसोर्स क्या है? इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करेगा? थ्रू डिजिटल नर्वस सिस्टम।
ये थॉट मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगा और उसके बाद मैं उस पर पढ़ता रहा, लिखता रहा, सोचता रहा और इस तरह से मैं एक इन्फॉर्मेशन की तरफ मेरा ध्यान गया। तो सर आपका पढ़ने में, चीज़ों को जानने में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। अब मैं जानना चाहूँगा सर, पिछले एक दशक के दौरान काफ़ी रिफॉर्म हुए हैं, उसी में से एक है अग्निपथ स्कीम। इसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है? इसके ऊपर स्टैंड मेरा तो पॉजिटिव है, लेकिन मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी बातें निकल के आई हैं। सर आपको भी पता होगा 1965 से पहले हमारे जवानों का कलर सर्विस 7 साल हुआ करता था और 7 साल के बाद वो लोग बिना पेंशन के जाते थे और उस टाइम में जो ग्रेचुइटी पेमेंट होती थी वो मैं पढ़ रहा था, उस टाइम में पे भी कम होती थी, 200 से 500 के बीच में होती थी, जो कि आज की तारीख में देखें तो 50 से 75 हज़ार रुपए की होगी। आज जो अग्निवीर जा रहा है और ये जो 7 साल कलर सर्विस वाली थी, ये अरुण सिंह कमेटी को जब आर्मी हेडक्वार्टर ने प्रेजेंटेशन अपना दिया था जी, और उसमें बात थी कि आर्मी की प्रोफाइल यंग बनाने की और ऑफिसर्स की भी और जवानों की भी। उस टाइम में कहा था कि भाई इनकी प्रोफाइल आप 7 इयर्स कलर सर्विस रिस्टोर कीजिए और इनको एक लमसम अच्छी ग्रेचुइटी, मुझे लगता है उन दिनों बात हो रही थी कोई 3 या 4 लाख की। आज अग्निवीर में जो ग्रेचुइटी लमसम है वो मैं समझता हूँ करीब 12 लाख है। लेकिन अग्निवीर उस हिसाब से नहीं, मैं 2 चीज़ों के लिए देखता हूँ। यंग प्रोफाइल जो है वो ज़रूरी है, इसलिए कि आज के एज में, लड़ाई में, जहाँ टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इन्फ्यूजन ही नहीं, टेक्नोलॉजी का चेंज है, ट्रेनेबिलिटी ऑफ माइंड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट जी। तो जितना यंग जवान होगा उतनी उसकी ट्रेनेबिलिटी ज़्यादा होगी। जो लोग अपोज कर रहे हैं वो ट्रेनेबिलिटी से ज़्यादा एक्सपीरियंस को महत्व दे रहे हैं। मेरे समझ में एक्सपीरियंस से ज़्यादा आज के ज़माने में ट्रेनेबिलिटी का इम्पोर्टेंस है। दूसरा जो रीज़न है वो है टीथ टू टेल रेशियो। जब हम जवानों के सर्विस 5 साल या 7 साल से बढ़ा करके 19-21 साल करते हैं तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट बढ़ती है, उसकी फैमिली होती है, उसके आप एकोमोडेशन करेंगे, उसके बच्चों का एजुकेशन का इंतज़ाम करेंगे, उसके फैमिली का इलाज का इंतज़ाम करेंगे। ये सारे इंतज़ामात हमारे जो लॉजिस्टिक चेन है, लॉजिस्टिक टेल है, वो बढ़ता है और हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता जाता है। जबकि एक जवान को अगर हम 18 साल में आता है और अगर वो 22 साल में 12 लाख रुपए लेके जाता है, ट्रेन होकर के जाता है, तो बाहर भी एसेट है प्लस उसके पास लमसम है और आर्मी का रिक्वायरमेंट जो लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट कंटेन रहता है और एक हमारे पास अच्छा जवान है जो कि चेंज होता रहता है। सर अग्निवीर में थोड़ी सी एक समस्या ये आती है कि जब एक बच्चा अगर शहीद हो जाता है तो उसके जो पीछे उसके पेरेंट्स रह जाते हैं, अगर उनको पेंशन की या एक रेगुलर सोल्जर की सुविधा मिले या एक जो डिसेबल्ड हो जाता है, जो जिसको अब कोई अंग चला जाता है, उसको डिसेबिलिटी पेंशन इस तरह की एक सुविधा मिले, तो क्या ये और भी बेटर नहीं हो सकता सर? बिल्कुल बेटर होगा। ये तो मतलब मेरे ख्याल से इसके बारे में सोचा ज़रूर जा रहा होगा और किसी न किसी तरह से लोगों को, मतलब जो शहीद हुए हैं या जो डिसेबल हुए हैं और जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, उसके लिए तो होना ही चाहिए। इसमें तो कोई, मेरे ख्याल से उसमें कोई 2 राय हो नहीं सकती। अब मेरा अगला सवाल है सर, आप नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की अपेक्स अपॉइंटमेंट पर रहे। इस दौरान आपने आर्मी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन पर क्या सबक लिया? जी, मैं नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि सीधा NSA के अंडर काम करता है, वो उसमें करीब 5.5 साल रहा, करीब नहीं पूरे 5.5 साल रहा और उसमें साइंटिस्ट जी में गया था, फिर मैं 4 साल साइंटिस्ट H था वहाँ पे वो एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ही उम्दा ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारे काम वहाँ पे
होते हैं और एक अलग एटमॉस्फेयर रहता है, चीज़ें तेज़ी से होती हैं और बहुत हाइट, क्योंकि वहाँ पे साइंटिस्ट्स होते हैं, अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, अच्छे एनालिस्ट होते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग रहते हैं, सेंट्रल सर्विसेज के लोग रहते हैं, एक अलग एनवायरनमेंट है और मुझे वहाँ पे काम करने में बहुत मज़ा आया। 2 सबक मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। पहला कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर इंडिजिनाइजेशन। इंडिजिनाइजेशन जो हमारी आत्मनिर्भरता, जिसका हमारे प्रधानमंत्री भी शुरू से ही कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है और हमारे साइंटिस्ट बहुत कैपेबल हैं, लेकिन अगर उनको राइट एनवायरनमेंट, राइट सपोर्ट दिया जाए तो ये एक बहुत ज़रूरी है आत्मनिर्भरता हमारे लिए। और ये हम देख रहे हैं हर एक जहाँ कहीं भी लड़ाई हो रही है, आत्मनिर्भरता जितनी रहेगी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी हमारे, और टेक्नोलॉजी में तो यही है। दूसरी चीज़ जो मैंने देखा कि हम लोग जब इंटेलिजेंस की बातें करते हैं या हम लड़ाई में भी देखते हैं, फ़ौज में भी, हम कैप्चर पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। आज के ज़माने में हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी है, तो कैप्चर तो हम कर लेते हैं लेकिन उतने डेटा को हम एनालाइज नहीं कर पाते। और उस एनालिसिस के लिए जो टूल्स हमें हैं, सिर्फ टूल्स ही नहीं, जो एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें कि वो टूल्स काम करें, जी जी, तो वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसलिए मैं पहले तो डेटा को डिजिटलाइज करें, फिर आप ऑर्गेनाइजेशन को डेटा सेंट्रिक करें और फिर उसमें एआई इन्फ्यूजन लाएं, तभी आपकी डेटा एनालिटिक्स हमारी बढ़ेगी। नहीं तो मुझे लगता है 80 से 85% जो डेटा आता है उसको हम एनालाइज नहीं कर पाते। बड़ा इंटरेस्टेड। ये एक चीज़, और एक और चीज़ छोटी मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी बाहर रिटायरमेंट में भी रहा हूँ और मैंने देखा है गवर्नमेंट के अंदर और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन के बजाय थोड़ी कंपटीशन की भावना ज़्यादा होती है जी। इसलिए कई बार बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जिसको कि हम लोग आगे ले सकते, अगर उसको एक कोऑपरेटिवली अगर हम लोग सोचते। किसी का प्रपोजल कंप्लीटली बेस्ट नहीं हो सकता है, जी जी, लेकिन अगर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें और उसको बेहतर बनाएं तो बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल्स बनेंगे। अगर हम वो उसमें कंपटीशन में रहेंगे तो फिर हमारा जो फाइनेंसेस होता है गवर्नमेंट का, वो सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन में रह जाता है। सर, अब मैं जानना चाहूँगा कि आप अरुण सिंह टास्क फोर्स का हिस्सा रहे, कुछ समय के लिए आप दूर भी गए, इसके जो रिकमेंडेशन और इम्प्लीमेंटेशन है इसमें आपको क्या फ़र्क दिखाई दिया? मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे अरुण सिंह टास्क फोर्स का सेक्रेटेरिएट हैंडल करने का मौका मिला। ये जब टास्क फोर्स बना था तो 4 टास्क फोर्स बने थे और उन तीनों के जो सेक्रेटेरिएट थे वो NSCS में थे, लेकिन अरुण सिंह जी ने कहा था कि ये सेक्रेटेरिएट मैं डिफेंस प्लानिंग स्टाफ में रहूँगा और रखूँगा, और मेरे जो DG साहब थे वाइस एडमिरल मदनजीत सिंह, उन्होंने मुझे चुना था सेक्रेटेरिएट हैंडल करने के लिए। तो एक बहुत ही बड़ा एक्सपोजर था उस टाइम में, और मतलब उस टाइम ये जो ज्ञान मुझे उस समय हासिल हुआ उसका वैल्यू तो मैं आपसे बयान नहीं कर सकता, बहुत ही हाई वैल्यू था। उसके रिकमेंडेशंस तो हमारी जितनी समझ थी, बहुत ही अच्छे डिस्कशंस हुए थे, बहुत ही अच्छे रिकमेंडेशंस हुए थे। इम्प्लीमेंटेशन जब हुए तो हमारे कई चीज़ें लोग बातें करते हैं क्योंकि ये हाई डिफेंस मैनेजमेंट के बारे में थी। मेरी ये समझ है पूरे डिस्कशन और इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो हम कहते हैं वो जितना इंस्टीट्यूशनल है उतना ही इंडिविजुअल भी है, और ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम लोग बोथ सिविलियन ऑफिशियल्स एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स हाउ मच वी अंडरस्टैंड ईच अदर्स कंस्ट्रेंट्स, ईच अदर्स कैपेबिलिटीज़, और कितना हम एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और कितना एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट है जी। और इस मामले में मैं समझता हूँ हमें भी अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक एक्सपोजर जो मिलिट्री ऑफिसर का होता है गवर्नेंस पे वो बहुत लिमिटेड होता है, तो हमें अपने गवर्नेंस पे एक्सपोजर बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा ये मैं समझा कि अगर किसी रिकमेंडेशन को
एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है तो उसे एक पैकेज डील में एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहिए। अगर उसको हम पार्ट एक्सेप्ट और पार्ट रिजेक्ट करते हैं तो फिर वो उस रिकमेंडेशन का वैल्यू कम हो जाता है। इसका एग्जांपल जैसे हमने आईडीएस सारे रिकमेंडेशन किए, आईडीएस बनाया विदाउट द सीडीएस। अब उसके बिना एक बहुत ही बड़ा गैप आ गया, क्योंकि मैं वहाँ से पोस्टिंग चला गया था 2001 में और 2007 में मैं वापस आया, तब तक ये इम्प्लीमेंट हो चुका था और उसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं वापस आया आईडीएस में, और मैं डिसअपॉइंटेड था क्योंकि मैंने जो सारे डिस्कशन सुने थे और मैंने जो सोचा था कि जो होगा जिस तरह से होगा वो उस तरह से मैंने पाया कि उस तरह से नहीं हो पाया। कोई सिस्क जो कहते हैं, जो चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ थे, कोई अपने आप को सीडीएस के रोल में समझते थे, कोई अपने आप को एक चौथे हेडक्वार्टर के आर्मी नेवी एयरफोर्स और आईडीएस एक चौथा हेडक्वार्टर। तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाने की वजह से वो इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से एनविसाज्ड था उस तरह से नहीं हो पाया। तो ये दो सबक मैं समझता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट होगा। सर बड़ी अच्छी बातें कही आपने सर आपने अपने आर्टिकल में मेंशन किया कि स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स डेटा बेस्ड होने चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए सर। जी, देखिए, मैं क्योंकि अरुण सिंह कमेटी देखा था, रिफॉर्म्स देखे थे, फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से मेरा वास्ता रहा, तो धीरे धीरे मुझे ये समझ में आई कि जब हम कोई रिफॉर्म करते हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि हमारा रिफॉर्म का एम क्या है। और ये चीज़ मैंने श्री अरुण सिंह जी से सीखी थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही मीटिंग में ये कहा था कि भाई, हम जब रिफॉर्म प्रोसेस में जाते हैं तो हम क्या पुरानी गलतियों को सुधारना चाहते हैं कि हम एक नया स्ट्रक्चर लेकर के आना चाहते हैं जो कि फ्यूचर के लिए हो। ये इसका एग्जांपल अगर मैं सिंपल वर्ड्स में दूं तो अगर हमारे रोड हैं और कहीं पे रोड ख़राब हो गया है तो हम रोड पे वो पैचेस बनाना चाहते हैं कि हम एक नया रोड बिछाना चाहते हैं। जी। और जब हम नया रोड बिछाना चाहते हैं तो उसकी फ़िलॉसफी क्या होगी। तो इंफॉर्मेशन एज में जब हमारी प्राइमेसी ऑफ रिसोर्स इज़ इंफॉर्मेशन, प्राइम रिसोर्स इज़ इंफॉर्मेशन, एंड द डिसीशंस हाउ दे आर मेड, क्योंकि हम जब लड़ाई करते हैं तो 3 रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, एक फायर पावर, दूसरी मोबिलिटी और तीसरा इंफॉर्मेशन। फायर पावर और मोबिलिटी में अगर सिमेट्री हो जाए, जो कि आजकल है, नेपोलियन के टाइम में फायर पावर से हम एसिमेट्री करते थे, उनके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे मोबिलिटी से हम एसिमेट्री इस्टेब्लिश करते थे। अभी जब हमको इंफॉर्मेशन से एसिमेट्री इस्टेब्लिश करनी है तो हमको देखना है कि इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे चल रहा है, हमारे डिसीशंस अच्छे हो रहे हैं कि नहीं, हम इनिशिएटिव मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं, हम प्रिसाइज स्ट्राइक कर पा रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए जब हम इंफॉर्मेशन फ्लो देखेंगे उसके हिसाब से फिर वो स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, लीडरशिप और रिसोर्स को कनेक्ट करता है कि लीडरशिप हाउ इज़ इट एबल टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज। तो इसलिए जब हम देखते हैं मेन प्राइम रिसोर्स मेरा ये है, बाकी रिसोर्स ये है, लीडरशिप को कैसे कैसे करना है, तो स्ट्रक्चर अपने आप बन के आता है, फिर उसमें डिस्कशन की गुंजाइश कम रह जाती है। जी सर ये डिसीजन फैब्रिक्स क्या होता है? क्या आने वाले समय में जो वार कंट्रोल रूम में डिसीजन एआई लेंगे, और अगर एआई डिसीजन लेंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छा लगता है आपने मेरा रिसेंट आर्टिकल जो भारत शक्ति में पब्लिश हुआ था उसको पढ़ा है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी मैंने वहाँ पे यूज़ किया था। देखिए, अभी एल्विन टॉफलर साहब तो रहे नहीं, नहीं तो मुझे लगता है कि आज के एज के लड़ाई को वो एआई एज वॉरफेयर कहते हैं जी, जो कि मैंने भी कहा कि अभी नाउ वी हैव मूव्ड टू एआई एज वॉरफेयर। जी सर। सो इफ इन्फो एज वॉरफेयर वाज अबाउट इंफॉर्मेशन सुपीरियरिटी, एआई एज वॉरफेयर इज अबाउट डिसीजन सुपीरियरिटी। जी। अब डिसीजन फैब्रिक को आप ऐसे समझिए कि डेटा, हर जगह डेटा मौजूद है, बहुत जगह से डेटा आ रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो माइंड में बनता है। The difference between data and information is that data is out of the mind, information is in the mind, because same data से अलग अलग आदमी अलग information ड्रॉ करता है।
अब फैब्रिक, इसको ऐसे समझिए कि एक मान लीजिए जो बनारसी साड़ी जो बनाता है या कोई भी साड़ी बनाता है, उसके पास धागे पड़े हुए हैं, लेकिन अगर धागे फैले हुए हैं तो उसको लुक नहीं आएगा वो। लेकिन जब वो इकट्ठे आते हैं, कहाँ पे जरी आनी है, कहाँ पे बॉर्डर का धागा आना है, कहाँ पे, तो फिर वो निकल करके आता है, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है। तो वो एक फैब्रिक की तरह होता है जो कि इमर्ज होता है, जो कि अगर डिसीजन मेकर जो है कमांडर, उसके सामने वो इमर्ज होता जाता है। अगर वो फैब्रिक स्ट्रांग है और अच्छा है तो उसके सामने सिचुएशंस इस तरह से आते हैं और फिर वो उसके बेसिस पे डिसीजन ले पाता है। अगर वो नहीं हो, धागे इधर उधर बिखरे हुए हों और उसको ढूंढ ढूंढ करके निकालना पड़े, तो उसमें टाइमली डिसीजन नहीं ले पाता वो, और करेक्ट डिसीजन भी नहीं ले पाता। तो उस चीज़ को मैंने कहा है कि एक डिसीजन फैब्रिक होनी चाहिए जहाँ पे कि डेटा से इंफॉर्मेशन इमर्ज हो, एंड दैट इंफॉर्मेशन ऑफ वैल्यू, वट एवर इज़ रेलिवेंट, वट एवर इज़ नॉट रेलिवेंट, उन सब चीज़ों को, उसका नाम मैंने डिसीजन फैब्रिक दिया है। सर अमेजिंग, जिस तरीके से आपने वो एग्जाम्पल दे के बताया, वाकई अमेजिंग है सर। 42 ईयर्स, 4 दशक से ज़्यादा का आपका अनुभव रहा है, और दोबारा उसके बाद फिर देश हित में आप निकल पड़े। इसके पीछे क्या मोटिव्स है, ये प्रेरणा क्या, आपकी जो मातृभूमि से जो लगाव है वो आपको चैन नहीं लेने दे रहा? लोकेंद्र जी, ये सवाल आप तो नहीं पूछ सकते, आप भी यही कर रहे हैं। आप भी रिटायरमेंट के बाद भी लगे हुए हैं सैनिकों के वेलफेयर के बारे में, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी कुछ दिनों पहले एक बुक लॉन्च फंक्शन में मिसेस किरण बेदी से मुलाकात हुई जी। तो जब मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज? उन जैसा वो बात करती हैं, हाँ, I hope you're doing something and because you're still a young officer। तो एक तो होता है कि आदमी के अंदर रहता है कि यार मैं कुछ ना कुछ तो करूं, और कुछ करूं तो मेरी ऐसी क्या चीज़ है जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, जो कि बाकी लोग कंट्रीब्यूट, मतलब बाकियों में उतना नहीं है, या जहां पे मैंने गैप देखा है जी। तो मैंने देखा AI एज में, AI में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती हैं। हम लोग AI के बारे में 80s से सुन रहे हैं, 90s में मैंने भी पढ़ा था AI जब IIT खड़गपुर में था जी। लेकिन AI चेंज होता रहा है और भी चेंज होगा, और एक टेक्नोलॉजी वो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मिल करके एक AI इकोसिस्टम बनाती हैं। अब जब हम आज AI का इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं करीब 1 डेकेड बैक 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में उस टाइम में एक सेक्रेटरी साहब थे जो उन्होंने AI में PhD किया था। एक बहुत बड़ा स्टडी ग्रुप बना AI इन डिफेंस पे। मिस्टर चंद्रशेखरन जो कि TCS के चेयरमैन थे उस टाइम में, वो भी इन्वॉल्व थे। उसका रिज़ल्ट आज कहाँ है? 10 साल हो गए, कोई रिज़ल्ट नहीं आया। इसी तरह से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ऐरावत करके आया था जो कि नीति आयोग ने प्रपोज किया था, 7,500 करोड़ का प्रोजेक्ट था। वो जिस तरह से होना था, जो चीज़ें हुई उस तरह से नहीं हुई। तो मैंने देखा है ये हर जगह कि बिकॉज ऑफ ए सर्टन गैप, AI के बारे में जो हम सोचते हैं और जो होता है उसमें बहुत बड़ा गैप हो जाता है। और वो इसलिए होता है कि जो ऑपरेशनल डिसीजन मेकर है वो सीधा SI से, सिस्टम इंटीग्रेटर से इंटरैक्ट करता है और वेंडर से इंटरैक्ट करता है। सिस्टम इंटीग्रेटर और वेंडर जो है उनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, वो स्ट्रैटेजी नहीं समझते। और जो स्ट्रैटेजी समझता है, जो डिसीजन मेकर है, वो टेक्नोलॉजी नहीं समझता। इसलिए मैं अपने आप को उस प्लेस में करता हूँ, एंड आई कॉल माई सेल्फ, आई गिव इट 2 टर्म्स, और दोनों टर्म का मतलब अलग अलग है। हम जब कहते हैं स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजिस्ट, सर, मतलब मैं टेक्नोलॉजी को स्ट्रैटेजी के लेवल से देखता हूँ कि भाई इस स्ट्रैटेजी के लिए कौन कौन से टेक्नोलॉजीज लगेगी, एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजिस्ट, मतलब टेक्नोलॉजी को किस तरह से लगाया जाए कि वो इस चीज़ को पूरा करे। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और इस स्पेस में मैंने देखा है कि काफ़ी गैप है
जिसको कि मैं पूरा कर सकता हूं, और इसलिए मैंने अपनी कंपनी लॉन्च की कि जिससे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के प्रोजेक्ट अपना इम्प्लीमेंट करना चाहता है, अगर वो मेरे से सलाह लेते हैं तो मैं वेंडर एग्नोस्टिक हूँ, टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक हूँ। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि इसको आपके जो पैसे खर्च होंगे और आपकी जो ज़रूरत है उन दोनों में समन्वय कैसे बना रहे। दैट इज़ वेयर आई। बहुत खूब सर। अब आप सोसाइटी को वो सब देना चाहते हो जो देने के आप काबिल हैं। अब ये डिपेंड करता है सोसाइटी पर, समाज पर, देश पर कि वो आपको किस तरीके से इस्तेमाल करें। अब मैं अंत में आपसे जो अपने डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, मैं चाहूँगा कि आप सीधे 3 ऐसे क्या सलाह देना चाहेंगे जो उनके काम आए। सलाह तो देखिए बहुत लोग हैं देने के लिए, लेकिन मैं अपने आप को अगर मुझे सलाह देना हो आज भी कि किन 3 चीज़ों पे मैं एम्फेसाइज करता हूँ, तो मैं अपने लिए अपने बारे में ये कहूँगा। पहला, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ समथिंग विच हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस्ड, और सोल्यूशन जो है वो माइंड ट्रेनिंग से आती है। क्योंकि आप देखिए किसी ज़माने में हम लोग जंगल में रहते थे, आज हमने इतनी सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं, हर चीज़ तो दिमाग से ही हुआ है जी। तो हम अपने दिमाग को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और मेरा ये रहा है एटीट्यूड, एनी प्रॉब्लम दैट आई सी इज़ माई प्रॉब्लम टू सॉल्व। एंड जब मैं सोल्यूशन में अपने आप दिमाग लगाता हूँ तो कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, पॉजिटिविटी मेंटेन रहती है, और दूसरों के बारे में ज्ञान होता है कि अच्छा दूसरा ऐसा क्यों सोच रहा है, वो ऐसे क्यों बोल रहा है, उससे एक चीज़ आती रहती है। तो एक सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच हमेशा मैं अपने आप को रिमाइंड करता रहता हूँ कि इट हैज़ टू बी अ सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच। सेकेंड चीज़ जो मैं समझता हूँ कि कोई भी सोल्यूशन मैं सबसे पहले लिखता हूँ अपनी माइंड क्लैरिटी के लिए, कि इफ़ आई कांट राइट समथिंग विच एनीबडी कैन रीड एंड अंडरस्टैंड, देन बेस आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट। तो अपनी क्लैरिटी के लिए पहले तो मैं उसको लिखता हूँ और उसको फिर सर्कुलेट करता हूँ कि आप क्रिटिसाइज कीजिए। लोग जब क्रिटिसाइज करते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, और फिर वो जब रिफाइन हो जाता है, और एक बार जब वो एक स्ट्रैटेजी बन जाती है, जितना उसमें टाइम एंड एफर्ट जाता है और जितना फोकस जाता है उतना इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाता है। और तीसरा, मैंने देखा है कि हम लोग प्रॉब्लम और पेन में कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या चीज़ मेरा प्रॉब्लम है और क्या चीज़ मेरा पेन है, इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर हम पेन को प्रॉब्लम समझ करके उसको एड्रेस करते रहते हैं तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, पेन एड्रेस होता है लेकिन कोई और पेन खुल जाता है। और इसलिए हम देखते हैं कि हम एक के बाद एक पेन्स एड्रेस करते रहते हैं। प्रॉब्लम डेफिनेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, और ख़ासकर हमारे आर्मी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ बहुत सारे आयाम होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट इज़ लाइक एक बहुत बड़ा हमारे पास धागे का बहुत बड़ा गोला है, अब वो उलझा हुआ है ना, उसका छोर मिल रहा है, बहुत सारे लटके हुए हैं। अब मुझे उसको एक अच्छा सा गोला बनाना है तो फिर मुझे पहले पूरा खोलना पड़ेगा। खोलने में अगर हम जो लटका हुआ है उसको सिर्फ अंदर कर दें या तोड़ दें तो फिर वो गड़बड़ हो, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो हमको एक एक पहले छोर ढूंढेंगे, फिर देखेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे कहाँ कहाँ गांठ है, फिर खोलेंगे, फिर जब वो पूरा खुल जाएगा तब हम कहेंगे अब मुझे इस तरह से इसको लपेटना है, रीऑर्गेनाइज करना है। तो वो पेशेंस और वो एक इंसाइटफुलनेस बहुत ज़रूरी है जो कि सिर्फ पेन को एड्रेस करने से नहीं आती। सो आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ व्हाट इज़ दिस पेन और प्रॉब्लम, और कई सारे पेन्स के बाद ही वो प्रॉब्लम बनती है। और इसमें मतलब मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा श्री नंदन नीलेकनी जी का। जबकि मैं ADGIS था तो मैं उनसे जाकर के मिला था, क्योंकि मैं डिजिटल आर्मी वगैरह लाना चाहता था। इसके बारे में प्रधानमंत्री जी भी चाहते थे कैसे आए, तो उन्होंने फिर मुझे इंट्रोड्यूस कराया था
इस चीज़ पे, डिज़ाइन थिंकिंग पे। और डिज़ाइन थिंकिंग में ये होता है कि हाउ टू डिफाइन प्रॉब्लम्स। तो एक बहुत ही अच्छा नज़रिया मुझे मिला, और ये मैं समझता हूँ कि सभी को समझना चाहिए। कई बार हम लोग आते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, मोस्ट ऑफ दोज प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, दे आर पेन स्टेटमेंट्स, एंड दैट इज़ वाई वी आर unable to solve many problems and they remain unsolved for years together. सर, तो साथियों, अभी आपने जनरल साहब को सुना किस तरीके से 42 साल के अनुभव का निचोड़ बड़ी बारीकी से और बेबाकी से आपके सामने रखा। आपको पॉडकास्ट पसंद आता है तो अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है आप इसको अच्छे से एंजॉय करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो आज तक आपको नहीं पता चली थी वो आपको यहाँ से पता चलेंगी। और मैं सर आपको, आपने 100 किलोमीटर से ज़्यादा जर्नी करके गुड़गांव से मैडम के साथ आए और सैनिक वेलफेयर न्यूज़ के मंच की शोभा बढ़ाई, हमारे व्यूवर्स के लिए इतनी अच्छी आपने जानकारियाँ शेयर की, उसके लिए मैं अपने सभी व्यूवर्स, अपनी पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं सर, और आपका सदैव आभारी रहूँगा कि आपने बहुत अच्छा कंटेंट शेयर किया हमारे व्यूवर्स के लिए। और मैं सभी अपने व्यूवर्स से एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी टॉपिक पर जनरल साहब को फिर सुनना चाहते हैं तो जनरल साहब का नाम लिख के टॉपिक ज़रूर लिखें। हम आपकी तरफ से सर से रिक्वेस्ट करेंगे और फिर दोबारा इस मंच पर सर को लेके आएंगे। लोकेंद्र जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपके वजह से मुझे ये मौका मिला आपसे मिलने का, और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं मुझे देखने का, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे बीच से एक आदमी उठ करके और इस तरह के काम कर रहे हैं। मैं बहुत ही, ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती है कि मैं आपसे मिला। सर, ये आप इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि आज वही काम आप करने जा रहे हैं, सोसाइटी को दे रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है सर। थैंक यू आपके लिए भी, मैम आपके लिए भी। और अंत में जय हिंद, जय भारत।